नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोल्डन डेयरी फार्म में। और आज एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशन है जो रूमिनेशन का काम है पशुओं का, बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़े सहयोग से आज हमारे फार्म पर पधारे हैं। मैं इनका परिचय आपको करवाऊंगा और काफ़ी बहुत सारी जानकारी के बहुत अनुभवी हैं, बहुत अच्छे अच्छे फार्म विजिट करते हैं, बहुत अनुभवी हैं। इनके अनुभव का फ़ायदा दोस्तों मुझे भी मिला और मिलता रहेगा, आशा करता हूँ मिलता रहेगा। और मेरे दर्शक मित्रों और फार्मर्स आपको भी मिले, इसका लाभ मिले और किसानों को फ़ायदा हो, किसान आगे बढ़े, वैसा कार्य हम करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो सर से मैं क्लियर करूंगा और मैं सर का परिचय करवा देता हूं। सर का नाम राजू सिंह जी चुंडावत है मैं ही कह और रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं। और बाकी सर अपने बारे में बताएंगे। वंदे मातरम दोस्तों, वंदे मातरम किसान भाइयों। मेरा नाम राजवीर है और मैं डेयरी फार्म में एनिमल न्यूट्रिशन और फार्म मैनेजमेंट पे किसानों को ट्रेनिंग भी देता हूँ। और साथ ही साथ मिल के कुछ हम करना चाहते हैं जो आज दिन तक आप कर रहे हैं उससे कुछ अलग हो। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने किसान भाइयों को ये बता सकें कि ये सही है, ये गलत है, इस बारे में जानकारी दी जाए। और मुख्य उद्देश्य यह है कि पशुपालकों तक ये ज्ञान पहुंचाया जाए कि पशु की प्रतिदिन की ज़रूरत क्या है। क्योंकि जहाँ पर भी डेयरी फार्म की बात आती है तो मुख्यतः हमें ये जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि गाय के दूध और शरीर के वजन के अनुसार और उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, जैसे जब वो ग्याबिन है, जब वो दूध दे रही है उस समय पे, या फिर सर्दी का मौसम है तब, या गर्मी ज़्यादा है उस समय पे उनकी प्रतिदिन की ज़रूरत क्या है उसको पूरा किया जाए। चाहे वो आपका बाटा हुआ, चाहे वो आपका हरा चारा हुआ, चाहे आपका सूखला हुआ। आप मिनरल मिक्सचर जिसे कहते हैं उसमें कितना विटामिन ए आ रहा है, कितना विटामिन डी आ रहा है, कितना विटामिन ई आ रहा है, और पाचन से संबंधित जो सहायता के लिए जो अलग अलग एडिटिव्स होते हैं उनसे डेयरी फार्म में कैसे सफलता ली जाए, उन सारी चीज़ों पे हम पशुपालकों के साथ में मिलके काम करते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश की जी, जाती है। जी सर। तो मैंने सर से पूछने के लिए कुछ मेरे पॉइंट्स थे, मैंने नोट करके रखे हैं क्योंकि एट ए टाइम याद नहीं आते। और सर से कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो, कोई छूट ना जाए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे। सर डेयरी फार्मर को, जो फार्मर हैं छोटे-छोटे, कोई फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फार्म 10-20 एनिमल के चल रहे हैं, तो फार्मर को और आगे बढ़ाने के लिए, नया फार्मर को फार्म करने के लिए सोच रहा है, तो किस तरह के जानवर उसको रखने चाहिए? पशुपालक मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण जो है किसी भी डेयरी फार्म को शुरू करना, या फिर अगर आप पहले से कर रहे हैं तो पशु की नस्ल पे आप खास करके ध्यान दीजिए। जो आपके एरिया में अच्छे पशुपालक हैं, अच्छे जो आपके प्रैक्टिशनर हैं, उनसे आप जानिए कि हमारे इस एरिया में किस नस्ल के पशु ज़्यादा अच्छे सही तरीके से प्रोडक्शन दे सकते हैं, लंबा प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो नस्ल पे काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी डेयरी फार्म को शुरू कर जो कर रहे हैं उनके लिए भी मेरी पहली और लास्ट राय यही रहेगी कि आप पशुओं की नस्ल पे बहुत ज़्यादा ध्यान जी, दीजिए। फिर पशुपालन जब शुरू किया जाता है तो उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो हम धीरे धीरे आने वाले कुछ समय में एक दूसरे से जानते रहेंगे। जी, जी। सर आप बहुत जगह मैं देखता हूँ वीडियो के माध्यम से, बहुत जगह अपना ये प्रचार में आप बहुत सारे कैंप भी अटेंड करते हैं, बहुत सारे सेमिनार होते हैं बड़े-बड़े, वो भी अटेंड करते हैं। बहुत बड़े-बड़े फार्म भी आपने विज़िट किए हैं, जी। बड़े फार्मरों से आप कॉन्टैक्ट में रहे हैं। तो सर जो बड़े फार्मर हैं, वो बड़े होने का मेन राज़ क्या है उनका? अ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बड़े किसान जो हैं उनकी मुख्यतः अगर मैं कहूँगा कि उनकी सफलता का राज क्या है जो आप मुझसे जी, पूछना चाह रहे हैं, जी, तो उसमें उनका मुख्य राज यही है कि उनके जो फीड का जो फॉर्मूलेशन है वो क्या है, वो आपको समझना चाहिए कि वो बैलेंस है या नहीं है। जी, उसके बाद में हरा चारा है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या वो साइलेज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जी, उन परिस्थितियों को भी आपको समझना चाहिए। उसके बाद में मिनरल्स और विटामिन्स को, कैल्शियम, फास्फोरस, ईस्ट और इन सारी चीज़ों को वो कितना खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं, ये मुख्यतः कारण है। फिर जो हम फार्म पे अपने जो मैनेजमेंट में जो छोटी मोटी चेंजेस रहते हैं, जैसे मुख्यतः जो मुझे अंतर लगा बड़े फार्मर और छोटे फार्मरों में, छोटे किसान जनरली जब फीड खिलाते हैं, जी, जी, ये जो अपना बाटा बनाते हैं, जी, तो उसको काफ़ी देर के लिए गीला रखते हैं, अच्छा, पकाते हैं। जी, ग्रामीण परिवेश में ये मुख्यतः हो रहा है और कहीं अननोइंगली हो रहा है कि क्योंकि वो नॉलेज उनको आज तक नहीं मिला है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, या तो आप किसी कैटल फीड कंपनी का एक अच्छे पैलेट्स वगैरह खिलाइए, जी, और या फिर आप अपने घर पे भी अगर बाटा बनाते हैं तो उसको गीला मत कीजिए।
या करते भी हैं तो बिल्कुल कम से कम पानी में कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा पानी के साथ में ज़्यादा गला हुआ बाटा जब पशु आपके खाते हैं तो उसको एक तो जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं, जल्दी खाते हैं तो मुंह से लार सही तरीके से नहीं बन पाती है। और ये मुंह से जो लार बनती है, कम लार के साथ में जब ये पेट में गया और उसके बाद में रूमन में जाने के बाद में जब वो रूमिनेशन जुगाली बागोल के लिए फिर से मुंह में लेके आ रहे हैं, तो गले हुए बाटे को या पके हुए बाटे में जी बहुत ज्यादा कुछ पचाने लायक नहीं है, चबाने लायक नहीं होता है। जी जी तो इसी वजह से लार कम बनती है। और ये लार मुख्य तरह जो सहायता करती है पशु के किसी भी पूरे ओवरऑल सिस्टम में, तो ये बफर का काम करती है, जिससे रूमन का जो पीएच होता है, पेट के पानी का जो पीएच होता है जानवरों के, उसको सही रखने में काम करती है, जिससे आपके गोबर जो है बंधा हुआ आएगा। और थोड़ी हायर लैंग्वेज में कहा जाए तो काउडंग स्कोर जो है वो सुधरेगा। सुधरेगा। तो ये एक मुख्यतः मुझे एक मेन कारण तो ये लगता है। दूसरा कारण ये है कि छोटे पशुपालक जनरली अपने पशुओं को पानी की व्यवस्था जो है वो खुद खोल के दिन में 2 बार 3 बार पिला रहे हैं, जी जिसमें उनकी मेहनत भी ज्यादा लग ज्यादा रही लग है रहा और समय भी लग है, रहा है। समय भी लग रहा तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के थ्रू कि पशुओं को पानी की व्यवस्था उनके पास में रखी जाए, है जी तो ये आपको एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। पशुओं को सूखा बाटा खिलाया जाए। लेकिन हाँ, एक चीज जो मुख्यतः ध्यान रखिएगा कि बड़े पशुपालक कभी भी अपने डेयरी में चाहे बाटे का बदलाव, चाहे हरे चारे का बदलाव, जी चाहे किसी भी आप सूखला जिसे कहते हैं, कहीं तूड़ी तूड़ी कहा कहते जाता है हैं जी इसको, जी कहीं अलग अलग शब्दों में भूसा कहा हाँ जाता है, इन किसी भी तरह के बदलाव को एकदम नहीं करना है। जी धीरे धीरे करना है। पुराने वाले को धीरे धीरे कम कीजिए और नए वाले को धीरे धीरे बढ़ाइए। बढ़ाना ये मुख्य मुझे 2-3 ऐसे पॉइंट्स लगते हैं जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स है वो ध्यान रखते हैं और छोटे पशुपालक नहीं रख नहीं पाते हैं। रखते, ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बड़ी बात है सर ये। यहाँ पर मेरी कभी भी बात होती है, डिस्कस होती है पशुपालक के, बोले हम बाटा भिगो के देना, पका के देना, यहाँ पर काफ़ी सारी डिस्कस होती है सूखा देना। जी पशुपालक कहता है कि हम कच्चा खिलाते हैं उसको, तो पूरा दाना हमारे गोबर में चला जाता है। हम पका के देते हैं, 12 घंटे तक गला के देते हैं, तो वो क्या पूरा पच जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उससे हमारा गोबर में नहीं आता और हमें अच्छा होता है। तो यहाँ पर सर आपकी क्या राय है? पशुपालकों का कहना गलत नहीं है। अ, ये एक धारणा बनी है तो इसके भी कुछ न कुछ कारण ही रहे होंगे जी सूरज सिंह जी। जी इसका मुख्यतः जो कारण था कि आज से हम काफी साल पहले की जब बात की जाए तो हम जब अनाज को हमारे परिवार के लिए खाने के लिए तो उसको गट्टी में पीसा जाता था। जी 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 और पशुओं के लिए उसको पीस के दलिया बना के देना संभव नहीं था। तो जी उस समय जब पूरा दाना कच्चा दिया जाता था तो हाँ हाँ दिक्कत आती थी, तो हमारी अच्छा पका के अच्छा देने की एक धारणा शुरू हुई। अच्छा शायद अच्छा। मुझे तो यही अनुभव तो हुआ। सर बहुत ये डाउट यहाँ पर क्लियर होता है कि पूरा दाना था तो उसको पका के देते उस ताकि वो पचने में थोड़ा ऐसा रहे। बिल्कुल अभी हम उसका दलिया बना के दे रहे तो उसको पकाने की जरूरत नहीं जरूरत है, नहीं है। सूखा देना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी रही कि भिगो के देते हैं, तो ज्यादा भिगो के देने से क्या सबसे बड़ा नुकसान है? देखिए, जब उसको बहुत ज्यादा देर भिगोया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बाटा आपका गल जाएगा। जब पशु को खाने के समय आप जब उसको खाने के लिए देंगे तो उसमें चबाने लायक बहुत कुछ बचता नहीं अच्छा, है। चबाने लायक नहीं बचता है तो उसके मुंह दिखता से ही नहीं। लार कम बनेगी। लार कम बनेगी, वो जल्दी खाने की कोशिश करेगा तो उससे पेट के कुछ एसिड्स भी जल्दी आते हैं। और कम लार के साथ में गया हुआ खाना जो है वो आपके पशुओं में कहीं ना कहीं एसिडोसिस या कुछ दिक्कतें दूसरी भी करता ही करता है। और गोबर जनरली ढीला आता है आपके ढीला आता पशुओं है। का। जब आप पशुओं को बिल्कुल कम पानी में या फिर सूखा बाटा देंगे तो पशु उसको धीरे धीरे खाएगा। मुंह में लार बहुत अच्छे से आएगी। फिर वो रूमन में जब जाएगा और फिर जुगाली बागोल के लिए जब वह पशु अपने को वापस मुंह में लेके आएगा तो उसको वो धीरे धीरे चबाएगा, क्योंकि उसमें चबा चबाने लायक कुछ है। है, बचेगा। और चबाने लायक जब है तो उसमें धीरे धीरे लार जब बनेगी, मिक्स होगी, तो उससे पशु का पेट का जो पीएच है वो भी बैलेंस रहेगा। जी वो अच्छे से पचेगा। हाँ, ये जो आपने मुख्यतः जो बात कही है कि पशुपालक जब भी है ना सूखा बाटा खिलाने की कोशिश करते हैं जी तो होता यह है कि पशुओं के गोबर से दाने आने शुरू जी हो जी जाते जी हैं। मैन वही बात। इसका अच्छा मुख्य कारण ये है तो कि एक आप जो दलिया बनाते हैं जी तो उस दलिये की साइज क्या रहनी चाहिए, अच्छा इस पे आपको थोड़ा सा बिल्कुल देखना हाँ। चाहिए। वो जी जी बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए दलिया के बिल्कुल पाउडर हो जाए। पाउडर हो जाए। ये ठीक 2 चीजों का ठीक है। मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी बदलाव जो एकदम किए जाते हैं, सडन जो चेंजेस होते हैं, हाँ इनकी वजह से ये चीज ज्यादा होती है। अच्छा, क्योंकि उसका रूटीन खराब हो जाता है, बिल्कुल। उसकी वजह से ये हो रहा है। और पशु धीरे को धीरे वो खाएगा तो सारा बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें अच्छा आप अच्छा 10 दिन लगाइए, 15 दिन लगाइए, 20 दिन लगाइए, 30 दिन लगाइए, धीरे-धीरे ये बदलाव कीजिए, तो पशुओं की चबाने की वो जो आदत है, वो भी वापस आने लगेगी। और आपके फार्म पे आपको इस चीज़ का बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा। ज़्यादा नहीं तो शायद अगर हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का एक समय लेते हैं, अपने लिए एक चैलेंज लेते हैं जी और इसको धीरे-धीरे बदलते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है शायद 5 या 10% तो आपका दूध में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जी जिसमें हमारा कोई अलग से खर्चा नहीं हो रहा है। जी जी, वही और पशुपालक वही चाहता है कि उसे दूध बढ़े और उसकी आमदनी बढ़े, और हम आम भी यही चाहते हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमें कम खर्च में अच्छा उत्पादन मिले। बिल्कुल। और गोबर का जो काउडंग स्कोर है, गोबर बंधा हुआ आएगा, परत वाला आएगा, ढीला गोबर आना आपका कम होगा। तो वहाँ पर पशुपालक को मैनेजमेंट भी सही रहेगा और जो खिला रहा है वो बेकार नहीं जाएगा। बेकार नहीं जाएगा, पूरी सर, तरह पाचन होगा। मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सर से मैं छूकना नहीं चाहता हूँ, और कुछ रख रखाव के बारे में ऐसे प्रश्न भी मैं पूछूंगा कि सर, बहुत सारे पशुपालक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरी गाय तो लंबे समय तक दूध देती है, और ब्याई आज ब्याने वाली है तो एक दिन पहले भी दूध दे रही है। जी। तो सर, वहां तक गाय को दूध लेना ठीक है या नहीं है, या उसे कितने दिन ड्राई रखना चाहिए? वो मैं आपसे जानता हूँ कि बड़े फार्म में विजिट करते हो आप, रोमिनेशन है तो आपको पूरा पता है, इस बारे में अच्छा है जानकारी। मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करूंगा पशुपालक भाइयों। हम सभी समझते हैं, आप हम सभी लोग ये समझते हैं कि हमारा जो फार्म पे जो इकोनॉमी है या जहाँ से हमें फायदा होगा वो दूध ही है एकमात्र, जी मुख्यतः जी, बिल्कुल दूध के लिए। दूध के अच्छा। लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अंतिम समय तक दूध लेना सही नहीं है किसी भी नजरिए से, चाहे वो विज्ञान का नजरिया हो, चाहे हम हमारे पुराने समय को भी देखें, तो उस दोनों ही तरीके से वो बिल्कुल सही नहीं है। कम से कम 45 दिन तो उसका ड्राई रहना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी। और इसको आसान भाषा में समझे पशुपालक मित्रों, तो पूरे साल जो आपके पशु का जो थन है, आपकी गौ माता का, भैंसों का, सभी का जो थन है, उससे जो दूध आ रहा है, लास्ट के जो 45 दिन जब कम से कम उनको ड्राई रखा जाता है, तो उस समय जो दूध बनाने वाली मांसपेशियां होती जी है, जी जी। उनका रिजुनवेशन होता है, वो अच्छा अच्छा। वापस से जो उनमें नए थोड़ी तरीके से बहुत तैयार होती है। यानी जो उनमें डैमेज होता है वो सही होती है, नई तरीके से तैयार होती है। तो वो समय देना हमारे को बहुत जरूरी है। आपने खुद ने अनुभव किया भी होगा कि जी ऐसे बिल्कुल। गायें जो बिल्कुल ड्राई नहीं रह पाती है और फिर ब्याह जाती है, हो सकता है कि वो दूध पे आ गई हो, लेकिन वो ज्यादा दूध पे नहीं आ पाती है और लंबे समय तक तो दूध नहीं दे बिल्कुल नहीं पाती, दे नहीं पाती है। देती, ऐसा नहीं देती। वो आपने तो देखा मेरे होगा। साथ भी हुआ है। मैं तो कम से कम 75 डेज से लेके 60 दिन कंप्लीट ड्राई रखता हूँ। मेरे मित्रों को भी बताता हूँ कि मैं 75 डेज बैलेंस रह जाते हैं, वहाँ से उसका ड्राई प्रोसेस चालू करता हूँ। 60 दिन कंप्लीट मेरी गाय ड्राई रहती है, और ब्याने में कभी तकलीफ नहीं आई, ब्याने के बाद में भी उसको कभी मिल्क फीवर नहीं होता है। ऐसी सारी बहुत सारी बातें हैं जो मैं चैनल के माध्यम डिस्कस करते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो सर, मैं यहाँ पर आपको बहुत एक दो पॉइंट्स मेरे और हैं। जी। सर, फीड जो हम खिला रहे हैं, हम्म। बहुत सारा है, कंपनी का भी आता है, वो आता है, तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, और कौन से रेशियो का कैसा फीड खिलाएं, और कितनी मात्रा में उसको दे तो हमारा जो उत्पादन है सही रहे? पशुपालक मित्रों और सूरज सिंह जी, मैं जो आप सभी से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ड्राई मैटर क्या होता है। ड्राई जी। मैटर जब हम अपने पशुओं को बाटा खिलाते हैं तो उसमें 90% के आसपास ये माना जाता है कि जी। उसमें ड्राई ड्राई मैटर है, मैटर। और 10% उसमें आर्द्रता है, नमी है, मॉइस्चर है। जी। तो जो अगर उदाहरण के लिए हमने 10 किलो बाटा खिलाया है तो उसमें जो ड्राई मैटर है वो 9 9 किलो ही किलो मिला का है। हुआ। ठीक है। अगर हमने सूखला खिलाया है, तूड़ी खिलाई है, तो उसमें हम ये मानते हैं कि 90% तक ड्राई मैटर है, 10% तक उसमें आर्द्रता है। आर्द्रता। लेकिन तूड़ी, भूसा और ये जो है, जी। ये सिर्फ उस पशु को पाचन क्रिया में सहायता के लिए फाइबर अवेलेबल करवाते हैं और एक फिलिंग का काम करते फीलिंग हैं, का पेट काम। को बढ़ने का काम करते जी हैं। जी। मुख्यतः जो ऊर्जा मिलेगी, मुख्यतः जो प्रोटीन मिलेगा, मुख्यतः जो फैट मिलेगी, वो सारा, और बाकी जो न्यूट्रिशन की चीजें हैं वो मुख्यतः आपके हरे चारे और आपके बाटे से ही मिलेगी। वैसे ही हरा चारा जब खिलाया जाता है तो हरे चारा उदाहरण के लिए हमने 10 किलो खिलाया, जी। तो जनरली एक आसान भाषा में समझा जाए तो उसमें दो 20% के आसपास तो ड्राई मैटर होता है और अस्सी अच्छा। प्रतिशत के आसपास पानी ही पानी है। होता है। हाँ, वो उसका पानी की मात्रा को पूरी करता हाँ। है। जी। तो इसमें इसको भी हमें दो भागों में डिवाइड करना चाहिए कि जैसे हमारे पशु के दूध के अनुसार और वजन के अनुसार उसके ड्राई मैटर की एक गणना की गणना जाती है। की जाती है, मैं वही पूछने वाला था आपको। उस जी जी। गणना के लिए मैं सूरज सिंह जी को कुछ चीजें बता दूंगा, तो आप अगला उसके एक सेपरेट नहीं, वीडियो मैं बनाइए। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चार्ट हाँ। बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिल्कुल। मेरे पशुपालक वहीं पे पढ़ लेंगे चार्ट को जी पूरा, जी। वो आसान रहेगा। आसान रहेगा। तो पशु के दूध और वजन के अनुसार उसके खान पान के लिए, उसके शरीर की जरूरतों के लिए और उसके प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए, लंबे समय के लैक्टेशन कर्व के लिए, लैक्टेशन हायर लैक्टेशन कर्व और लेंथ के लिए, ये सारी चीजें आपका समझना बहुत जरूरी है। जी जी जी, मुझे। अब हम जो बात करते हैं कि कितना बाटा, कितना हरा और कितना सूखला जी खिलाना हाँ। चाहिए, तो आप हमेशा मान के चलिए कि आपका जो बाटा है वो आपका कॉन्सेंट्रेट है,
जी आपका जो हरा चारा है, आपका जो सूखला है, उसको आप रफेजेस में लीजिए या साइलेज को रफेजेस में लीजिए। साइलेज में 35% तक ड्राई मैटर होता है और जी 65% के आसपास मॉइस्चर माना मॉइस्चर जाता है। बना जाए। तो ये जो प्रतिशत है, अगर हम विज्ञान की भाषा में बहुत ज्यादा टेक्निकल बात करें तो शुरुआती 4 महीने जो रहते हैं, हाँ उसमें 60% तक जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेट से आना चाहिए ड्राई मैटर। अच्छा 60 कंस्ट्रक्शन से 60% आना साठ चाहिए प्रतिशत जो 40 प्रतिदिन की जी जरूरत जी जी आई, जी 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 उसमें से 60% आपका कॉन्सेंट्रेट से आना चाहिए, 40% आपका रफेजेस से आना रफेज चाहिए। 40% ही डालना है इतना ही डालना है। जी जी फिर जब मिड लैक्टेशन होता है तो ये 50-50 हो जाता है और लेट लैक्टेशन में फिर वापस ये बदलाव आते हैं, और फिर जब लास्ट के अंतिम के 10 दिन पहले ब्याने से और 10 दिन बाद में उस समय पे और कुछ बदलाव किए बदलाव जाते हो हैं तो इस तरीके स्पेशली से। बदलाव रहते हैं वो भी उसके बारे में भी बात करेंगे और दूसरा ये रहा जैसे कि हम हरा चारा जो दे रहे हैं सर इसमें सबसे बढ़िया चारा कौन सा रहेगा और मौसम के हिसाब से कौन सा बढ़िया चारा रहेगा जिससे उत्पादन अच्छा रहे या फिर हम साइलेज ही खिलाएं। यहाँ पर मैं दो बात बताऊंगा और दूसरी एक चीज़ है कि ऐसे चारे भी आ गए हैं जो बहुत सारे पशुपालक कहते हैं कि इसको एक बार लगाने से बार बार तक बहुत दिनों तक चलता रहेगा उसमें मेहनत भी कम लगेगी। तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक हम रफेजेस की बात करते हैं तो साइलेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर हमारे पास में हरा नहीं है, नहीं हरा है चारा तो नहीं है ऑप्शन तो है जी ऑप्शन है। जी हरा चारा हमेशा साइलेज से बेहतर ही रहेगा। ठीक है। अब हरे चारे में कौन सा खिलाना चाहिए, तो जनरली रिचका, बरसिम, जी आपके और जो हरे चारे हैं जो यूजुअली लोकल लेवल पे मिलते हैं, ये वास्तविकता में बहुत अच्छे हैं। बाजरा हो गया बाजरा हो गया, ज्वार है ज्वार हो गया, ये ये बहुत सब अच्छे खिला हैं, सकते हैं ये जैसे आराम जई है गेहूं की बहुत प्रजाति अच्छे वाली हैं अच्छा और अच्छा आप इनको खिला सकते हैं। एक जो मुख्यतः पशुपालक मित्रों, काफी जगह आप लोगों को ये एक तरह की एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक तरह का चारा लगा दिया जाता है और 2-3 साल तक लगातार वो चलता है। उस चारे में खास करके आप पूछिए और पता कीजिएगा, ऑक्जेलेट्स होते हैं। और वो ऑक्जेलेट्स हम जो पशुपालक के, जैसे हमने अभी जी बात की कि प्रतिदिन की ड्राई मैटर की जरूरत होती है, उस जी जी ड्राई मैटर का 1% हाँ हाँ कैल्शियम की जरूरत होती है प्रतिदिन की। प्रतिदिन ठीक तो है। उस कैल्शियम की को पहले ही हम कमी में चल रहे हैं, उसको भी हाँ समझने की मेन तो कोशिश दूध निकल करेंगे। रहा है तो कैल्शियम ही जा रहा है दूध वहाँ भी जा पूर्ति रहा है, करनी है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कैल्शियम पशुओं की हर मांसपेशी को फैलाने और सिकुड़ने में भी काम करता अच्छा है। अच्छा बड़ा सबसे बड़ा रोल है उसका। बहुत बड़ा रोल है। जी और इस कैल्शियम को, ये जो नेपियर या सुपर नेपियर, हाइब्रिड नेपियर, इस तरह की कुछ घास है और उसमें इस तरह की कुछ स्टडीज हुई है, और कुछ फार्म्स में हमने ये अनुभव भी किया है कि इसमें जो ऑक्जेलेट्स होते हैं वो कैल्शियम के साथ में, जो हम बाटे से, हरे चारे से, मिनरल जी जी मिक्सचर से, कहीं से भी आ पा रहा है, उसके साथ में मिलके वो कैल्शियम ऑक्जेलेट बना के गोबर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो सारा कैल्शियम उसमें इकट्ठा है वो बाहर निकालने का काम करता है। सारा तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ भाग कुछ बाहर भाग निकाल जरूर देता बाहर कुछ निकाल रहा भाग है। बाहर निकालता है तो जबकि हम सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि पशुओं के अंदर कैल्शियम जितना भी जा रहा है वो विटामिन डी, विटामिन डी कहाँ से आता है, धूप से आता है, बिल्कुल आता जी है। जी लेकिन जो हाई यील्डिंग एनिमल है, प्रोफेशनल डेयरी फार्मिंग जो हो रही है आज की तारीख में, जहाँ से हम फायदा कमाने की जी सोचते हैं, जी तो वहां पर विटामिन डी लगभग लगभग 40 से 45 हजार इंटरनेशनल यूनिट यूनिट प्रतिदिन की जरूरत होती है। जी तो 20 से 25 हजार पशु आसानी से अपने शरीर में बना धूप लेता से बना लेता है। बना लेता जो सूर्य की जी जी धूप की जी किरणें होती हैं, इनसे बन जाता है। लेकिन बाकी का जो 20 हजार है वो पहले ही कम है। फिर हम जो कैल्शियम है उसकी कमी ऑलरेडी हमारे सिस्टम में चल रही है। फिर हम ऑक्जिलेट्स वगैरह करेंगे तो शुरुआती दौर में तो आपको नो डाउट, क्योंकि उनमें प्रोटीन बहुत अच्छा है, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन लंबे समय में आपके पशुओं में कहीं दूध बहुत ज्यादा होना जो आप चाहते हैं उस लेवल पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। लंबे समय तक जो लैक्टेशन में आप दूध चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच वो नहीं मिल पाएंगे। पाएगा। और मांसपेशी से जुड़ी हुई काफी सारी समस्याएं होती है जिनको आप समझते हैं। अम, उनमें बड़ी दिक्कत आती है, चाहे वो प्रोलेप्स भी क्यों नहीं हो, एक मेजर प्रॉब्लम है, तो वो मेजर कैल्शियम की प्रॉब्लम अच्छा वो डेफिशिएंसी की कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स बाहर आती बिल्कुल है। एक कारण उसका मतलब ये भी है। कैल्शियम सबसे बड़ी मेन रोल है कैल्शियम का हाँ, कैल्शियम मेंटेन करके रखना है अपने बिल्कुल। पशुपालक को। और इसमें एक छोटी सी धारणा और आप सभी को समझाना चाहूंगा कि जी पशुपालक मित्रों, जी थोड़ा सा इस मैटर में आज मैं अलग से कुछ और बोल रहा हूँ। अ, आज दिन तक आपको जनरली जब भी कंपनी वाले आते हैं मिनरल मिक्सचर के लिए कहते हैं, तो कहा यह जाता है कि 50 ग्राम एक बड़ी गाय के लिए, 30 ग्राम छोटी जी बछड़ी के लिए, और इस तरह जी की बातें होती है। हाँ
आप ये मान के चलिए कि किसी भी कंपनी जब वो मिनरल मिक्सचर बनाती है तो उसमें अच्छा मिनरल मिक्सचर है तो 210 220 ग्राम के आसपास कैल्शियम होगा 1 किलो में। जी और जिनमें कुछ दूसरी चीजें कम डाली हुई है जैसे ऑर्गेनिक मिनरल्स दूसरे मिनरल्स कम डाले हो तो वहाँ 260 ग्राम तक भी ये हो सकता है। अब आप समझिए कि अगर 50 ग्राम दिया जाएगा और 260 ग्राम भी 1 किलो में है तो 13 ग्राम ही तो कैल्शियम गया। सर, ये पशुपालक मापदंड नहीं कर सकता सर। ये इसमें सारी बहुत सारी चीजें, इतना डीपली पशुपालक कहाँ जाएगा, कैसे कर पाएगा? उसके पास समय ही नहीं रहता है, इतना समझना भी बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत बड़ा रोल होता है इसके लिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। इसी वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर 50 100 200 किलोमीटर के एरिया में 5-10 पशुपालकों का एक समूह बनाते हैं जी जहाँ पर हम अपनी ये ट्रेनिंग्स रेगुलर देते हैं जी, शुरुआती बहुत दौर अच्छा, में। बहुत अच्छा सर। और उनको इन छोटे छोटे जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपका समझना बहुत जरूरी उनको समझाया जाता है। उनको कैल्शियम से लगा के विटामिन हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया प्रोटीन हो गया बैलेंस बाटा क्या होता है जी सारी मुद्दों पर ट्रेनिंग देने के बाद में उस एरिया को समझ के हम कुछ पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी, और फिर पशुपालकों को देते हैं और फिर बताते हैं कि 50 ग्राम नहीं इससे हमें 100 ग्राम देना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है हाई लीडर अगर हमारी कोई गाय है तो उसको 200 ग्राम की डोज पे भी लाना पड़ता है। तो ऐसी काफी बड़ी चीजें हैं जो इसको हम कभी पर्सनली मिलेंगे बिल्कुल। तब और ज्यादा समझ वो तो सकते हैं। रहेगा, वो तो विस्तार से एक वीडियो बनाने जाएँगे तो 2-3 घंटे का हो जी जाएगा, जी कुछ शॉर्ट में कि पशुपालक देख नहीं पाएगा। जी तब बिल्कुल। यहाँ पर क्या है कि थोड़ी बातें और समझने के लिए हमें जी और भी वीडियो बनाने पड़ेंगे आगे। जी तो सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पे इतना समय निकाला, और आशा करता हूँ कि मैं आपके सुझाए गए बदलाव के हिसाब से मैं मेरे फार्म में करूँगा, जी और मुझे जो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, उसके बिल्कुल। बाद में मैं आपसे एक वीडियो और चाहूँगा, रिक्वेस्ट चाहूँगा जी कि मेरे पशुपालकों को भी मैं बता पाऊँ कि अभी मेरे फार्म पर आज 2 मार्च है, हाँ और 350 लीटर पर डे का 18 गायों से मेरा प्रोडक्शन है। बिल्कुल और है। आज से मैं बदलाव से कुछ करने जा रहा हूँ, जी तो मुझे कितना प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, वो तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं बताते ही रहता हूँ, और जी आपके सामने भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम दोस्तों।